Assalamu alaikum and welcome to LUMS Alumni Homecoming 2021. And we are going to be in conversation with a star. आम तासुर ये है कि जो लोग बिजनेस स्कूल जाते हैं वो जब वहां से कुछ पढ़कर निकलते हैं तो वो बिजनेसमैन ही बनते हैं और किसी तेल की कंपनी में या दूध की कंपनी में या सोडे की कंपनी में जाके लगते हैं और जो निकलते हैं आर्ट स्कूल से वो लोग आर्टिस्ट बनते हैं। तो कभी ऐसा भी होता है कि कोई निकले लम से और बन जाए वो एक आर्टिस्ट और एक स्टार, ऐसा होता है। वैसे तो इस मुल्क की हर यूनिवर्सिटी का हर जो नौजवान है और जो नौजवानी है वो स्टार है, लेकिन मैं स्टार एक मीडिया और एक कमर्शियल, एक म्यूजिक, एक आर्टिस्टिक एंगल से लफ्ज यूज कर रहा हूं। हमारे साथ हैं अली हमजा। अली, अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum, Adil. क्या Thank you हाल है, so वाल much है? for this introduction and having me here. हाल अहवाल फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ठीक ठाक। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अच्छा, मुझे इतला ये मिली है कि आपके ऊपर जो बहुत सारे इल्जामात हैं उनमें से एक इल्जाम ये है कि वो आप ही थे कि जिन्होंने लम्स में जो लम्स की म्यूजिक सोसाइटी है उसको या फॉर्म किया था या उसके प्रेसिडेंट थे या उसको परवान चढ़ाया था। इज दैट ट्रू? आर यू द पर्सन बिहाइंड द लम्स म्यूजिक सोसाइटी? Well, I've been taking the credit for a good 20 years on this. Um, well, I was the first music president society of the क्या है? President of the Music Society at LUMS. But बनाया गया था, सच्ची बात तो ये है। वो मेहनत काफी और लोगों की थी और वो उनके कंप्यूटर साइंस मेजर थे, मैं वेला था, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हो गया था। तो अपेरेंटली हम ज्यादा वेले होते हैं कंप्यूटर साइंस मेजर से। उस वक्त दो ही मेजर होते थे बस। तो वो जिन्होंने एक लड़का है साद अंसारी, उसका भाई बल्कि मुबीन अंसारी, मेरे साथ बहुत हम लोगों ने फिर एक बहुत लंबा हमारा, इज अ वेरी रिस्पेक्टेड फोटोग्राफर ऑफ पाकिस्तान नाउ। और उसका बड़ा भाई साद, उसने बेसिकली, और एक हमारा सीनियर था, उन दोनों का जोश था कि हम म्यूजिक की सोसाइटी बनाएंगे। और बाय द टाइम दे वर रेडी विद द चार्टर एंड एवरीथिंग, तो उनके प्रोजेक्ट्स आ गए और फिर उन्होंने एक वेला आदमी ढूंढा कि जो उनकी सोसाइटी चला सके। तो वो वेला आदमी मैं था, तो मैं प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेकिन फिर भी ऐसी बातें सिर्फ फॉर द सेक ऑफ होल्ड, क्या कहते हैं, स्टैंडिंग बाय आवर नेशनल कल्चर ऑफ बीइंग सिलेक्टेड ऑन सो मेनी फ्रंट्स, बातें होती हैं, मगर काम तो हमने भी किया, मेहनत तो करनी पड़ी थी। एक दफा जब म्यूजिक सोसाइटी शुरू हो गई तो बड़ी मेहनतें की। सारा प्रेमिस ये था, लम्स जैसी आई थिंक एक सीन होता है कि आप जब कोई भी म्यूजिक सोसाइटी बनती है तो पहला मीन्स ये होता है कि सब बच्चियों को और ऑडियंस को अट्रैक्ट करें। तो सब लोग कवर सॉन्ग्स बना बना के अच्छी अच्छी तरह सारी लिरिक्स याद कर करके स्टेज पे चढ़ जाते थे। आई गॉट नो इश्यूज विद दैट, बट at that time I got serious issues with that, and I always was fighting with everybody. Okay, it's very important for this platform to be a space for discovering our creative expressions, for putting out original stuff. और इसी एक तगोदौ थी कुछ सालों की। मगर वो ये हुआ कि उस सब के अंदर आई थिंक आई हैड अ ग्रेट टाइम, आई हैड अ वंडरफुल टाइम एट लम्स। आई गेस टाइम ही ऐसा होता है, उम्र ऐसी होती है। बट आई कैन से कि कुछ साल जो मेरे वहाँ गुजरे, one of the best songs that I even made were made in these weird corners of Lums. और बड़ी मजे की स्टोरी है कि वहाँ पे सारे गार्ड्स होते थे, जो लम्स के गार्ड्स जानते हैं ना, वो और कोई नहीं जानता लम्स के बारे में, ये एक रियलिटी है। और वो गार्ड्स मुझे काफी लाइसेंसेस लेने देते थे बिकॉज आई वाज एंटरटेनिंग देम with good music. So it's a it's a really fun history that way. Yeah. कोई दिलचस्प वाकया याद है जमाने तालिब इल्मी का और कम उम्री का, म्यूजिक के हवाले से या वैसे, जो किसी को, जो बहुत सिर्फ सारे, हार्ट पे किसी को पता ना हो? कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा, फिक्र नहीं करना, शेयर कर देना। सब सुने, जितनों ने सुनना सुने। अब तो कोई बिल्कुल कोई शर्म नहीं है इस मामले में, और स्पेशली एट लाउंज बिकॉज जो भी है इतना दिल, आई मेरी दिल की बहुत अच्छी यादें हैं लम्स के साथ। और आई थिंक जितनी मोहब्बत मुझे मिली वहाँ पे और जितनी मोहब्बत मैंने दी, आई थिंक वो टोटली इट्स अ मेमोरी दैट विल ऑलवेज स्टे विद मी। सो बहुत सारे मोमेंट्स हैं। लेकिन हाँ, एक बड़ा नोटोरियस मोमेंट है, जब सब ग्रेजुएट कर गए थे तो एक
मेन शो के ऊपर मैंने लम्स हैज आल्सो बीन अ प्लेस जहाँ पे मैंने एक बड़ा एक नोटोरियस सा गाना लिखा था, और उस नोटोरियस गाने को मैंने ना फुल फटे स्पीकर्स के ऊपर सारी फैकल्टी के कानों में तक पहुंचाई थी, वो गाना दिन फुल लाउड होकर गाते हुए। उसके बाद मैं चला गया था लम्स छोड़ के, लेकिन वो मेमोरी मेरे जहन में जरूर रहती है। और मेरे ख्याल में जो लोग पीछे रह गए थे फैकल्टी समेत, उन्होंने शुक्राने के नफल पढ़े कि यार इसको ग्रेजुएट करो, उसे जान छोड़ाओ यार, ये notorious। वाकई। बट जो भी है, जो जो एंटेगनिज्म भी था और जो मोहब्बतें भी थी, आई थिंक देयर वाज ऑलवेज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, स्पेशली विद दोज हु आई हैड एंटेगनिज्म। और ये वही जमाना है जब नूरी बैंड उभर रहा था, या इसके बाद उभरा, या इससे पहले बन चुका था वो? क्योंकि मुझे नूरी बैंड की भी बात करनी है। वाज इट द सेम ईयर, सेम एरा, सेम टाइम? Well, Nuri, I think, goes back way before that, way before Lums. म्यूजिक तो आज जैसे मैं सबको कहता हूँ, वो तो बचपन से मेरे सिस्टम में है। वालदा मेरी जो साज बजाती थी, आई थिंक सिंस आई वाज, कहती हैं जब तुम पैदा हुए तो मैं तुम्हें साज के सामने लिटा के फिर मैं अपनी प्रैक्टिस किया करती थी। तो आई थिंक वहाँ से ही सारा इन्फ्लुएंस था। फिर वालिद वालदा दोनों मिलके बहुत सारे गाने गाते थे। शुरू में तो मैं बहुत देसी बच्चा था, फिर हमारे दो कजन्स आए रिनूर के, मेरे रियाद से, और वो हिट परेडर और वो हैवी मेटल की सारी जो है ना वो वीडियो टेप्स लेकर आए। वहां से फिर एक कोई नई तीली लगी, और फिर रॉक एंड रोल और ऑल ऑफ दैट स्टार्टेड, बट दैट वाज मोर ऑफ अ रिनूर जर्नी। एंड उसी सब में एक दिन वो अरिनूर तो करता रहता था, कोवन में भी था। इनफैक्ट कोवन का एक गाना था जो मैं फिगर आउट कर रहा था अरिनूर के गिटार पे, वो लेफ्ट हैंडेड तो उल्टा बजाना सीखना पड़ता था उस गिटार को। तो वो उसको फिगर आउट करते हुए गाना बना दो दिल, और फिर अलीनूर को कहा, ओए यार हम तो उर्दू में भी गाने कर सकते हैं। उससे पहले तो फुल ये बर्गर बच्चे थे सारे। तो वहां से फिर नूरी की बुनियाद डली, एंड दिस इज आई वाज लाइक 12 13 एट दैट टाइम। वहां से आई थिंक नूरी के आहिस्ता आहिस्ता सीड्स डलना शुरू हुए। और फिर भी अलीनूर ने मेहनत की, मैं तो बस भागता रहता था। जहाँ पे मेहनत करानी थी मैं भाग जाता था, सीधी बात। और वो तुम्हारे साथ बिल्कुल वही अलमिया है, इंसान को इतराफ करना चाहिए जो मेरे साथ है, कि सब तुम्हारे नाना की इज्जत करते हैं इसलिए तुम्हारी इज्जत करते हैं। मैं ये बात पहले बता दूं, इससे पहले कि तुम ये समझो कि तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं। अच्छा, जो जो सुनने वाले हमारे दोस्त हैं, अगर वो ये नहीं जानते अली हमजा के नाना को, सिर्फ एक तारुफ, वैसे तारुफ तो बहुत वसी है उनका, उन्होंने एक अलावाजी और बेशुमार काम करने के, एक उन्होंने साज इजाद किया था जो अली हमजा की वालिदा बजाती हैं, उसका नाम है सागर वीणा। और अगर आपने वो नहीं सुना तो आप कोक स्टूडियो में पार चन्ना के, जो गाना बहुत मशहूर है पार चन्ना के, और उसके आप बीच होर भी नीवा हो सुने। आई थिंक होर भी नहीं। ज्यादा आपको आपको अगर आपने उस साज से महसूस होना है तो आई वुड सजेस्ट कि होर भी नीवा हो भी सुने। बिल्कुल। तो वो होर भी नीवा हो और पार चन्ना के उसमें इनकी वालिदा ने वो परफॉर्म किया हुआ है, वो जो सागर वीणा, वो कमाल उसकी एक साउंड है। तो नाना से तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हैं? बिकॉज ही इज ही इज अ जीनियस इन मेनी फील्ड्स, इन मेनी मेनी फील्ड्स। और म्यूजिक के बारे में जो उनका इल्म है और जो कलेक्शन है उनकी म्यूजिक की वो लहदा है, जो समझ बूझ है वो लहदा है। फिर तुम्हारी अम्मा की बहुत ज्यादा है, फिर तुम्हारा बड़ा भाई। तो ये कुछ वजन काफी है तुम्हारे कंधों पे, उसके बावजूद भी तुम नालायक रह गए। नालायक तो मैं नहीं रहा अब नहीं मैं कह सकता कि मैं नालायक हूँ, लेकिन हाँ बिल्कुल, ये सब वो लोग हैं जिनकी वजह से मैं हूँ जहाँ पे मैं आज हूँ, इन सब की वजह से हूँ। नाना मेरे, इनफैक्ट मेरे नाना के साथ मेरी म्यूजिक के ऊपर कम कॉन्वर्सेशंस हुई हैं। उनके मेंटोलॉजी का जो काम था और फलसफे का जो काम था, उससे मैं ज्यादा एसोसिएटेड रहा, उस पर हमारा ज्यादा एंगेज, मेरा और रजा का आई थिंक ज्यादा। वो हमें और किसी नाम से बुलाने नहीं देते थे, रजा के नाम से बुलाते हैं हम सब उनको। अब तो ही इज 91, बट देयर वाज अ टाइम जब हमारी बहुत कॉन्वर्सेशंस हुई, और उन कॉन्वर्सेशन के बाद मैं घर से भाग गया था। सो ये भी हुआ था। बट वो, ही वाज ऑलवेज देयर टू थ्रो स्पैनर्स इनटू आवर सिस्टम and make us think outside of the box, feel outside of the box, and not just for the sake of going outside of the box, but with valid questions, I would say. हमारे जहनों में अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में, सोसाइटी के बारे में बहुत सारे जो सवाल
पैदा हुए हैं और जो अभी तक मेरे जहन में चलते रहते हैं, आई थिंक उसका सारा क्रेडिट तो अपने नाना को देता हूँ, नो डाउट। कोई ऐसा वालदा, एक कोई एक सवाल ऐसा जो आज का जो नौजवान है, वो लम्स का हो या लम्स के बाहर हो, उसको सोचने या पूछने चाहिए जो जो तुम्हारे जहन में हैं या पहले थे? So what kind of questions should the youth of this country be asking themselves and perhaps people? What kind of stuff should they be asking? well, I think many questions. In fact, uh, I think one thing that always I remember what Raza used to say was that, we are very quick at jumping to answers. It's very important to find the right question before you can find the right answer. So I think that was always something that was in play. Can you hear me? Hello? Yes, I can hear you. Your video has stopped, but we can still hear you. Go ahead. Go ahead. अब ऑडियो भी चलेगी अली हमजा की. आई थिंक he'll be back in a couple of minutes. There he is. आओ जी, बिस्मिल्लाह. Please go ahead. Please. सवालात का ये है कि सवालात तो आई थिंक सबसे ज्यादा ये है कि नाना मेरे ये कहते थे कि यार जवाब हम बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं, सवालों पे गौर नहीं करते. तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो यही बात है कि अपने सवालात के ऊपर जरूर फोकस करें और you would always say question the question to get to the right question so that you can find the right answer. So I think that's something which I would like to, because hum sab mein, especially in this really really fast data churning age, and आपको WhatsApp पे कोई मैसेज आ जाता है और आप समझते हैं कि भाई ये तो मतलब फाइनल वॉइस ऑफ गॉड आ गई आपके पास. सो उसको हम कंक्लूजन्स पे बहुत जल्दी रीच कर रहे हैं आज के टाइम में, तो खास तौर पे मतलब कहीं से भी आपको एक इमीडिएटली आपको गूगल पर सर्च करें, पहली लाइन मिलती है, आप समझते हैं आपको जवाब मिल गया. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इस पे नजर षानी करनी चाहिए और इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि कितनी जल्दी हम सवालात करके उनके जवाब ढूंढ रहे हैं. हम अपने सवालों की भी स्क्रूटनी हमें करनी चाहिए सबसे पहले कि the quality of the question will determine the quality of the answer. So it's very important to have the right question. I think that is uh, something that I keep telling myself, and that is something that I would definitely like, especially the younger generation, the upcoming generations, to keep in mind, because the speed at which they are questioning and finding the answers and closing that chapter as soon as they find that answer, I think that needs to be questioned itself, and that needs to be constantly under scrutiny. Very, very interesting and very important. अच्छा, very quickly, बड़ा भाई अली नूर, नूरी बैंड, अच्छा जो भी क्रिएटिव काम होता है उसमें विजन फर्क हो सकती है, एप्टीट्यूड फर्क हो सकते हैं, चॉइसेस फर्क हो सकती हैं, मूड फर्क हो सकते हैं, but you guys stuck together for a while. So tell me about that journey and then parting ways. तुमने कहा अच्छा भी मैं तो जा रहा हूँ कराची और वो लाहौर में है, और तो बनती है भाई से हाँ, भी. देखो भाई है ना, एट द एंड ऑफ द डे भाई हैं, और आई थिंक हम दोनों का कनेक्शन जो है वो सिर्फ म्यूजिक तक कभी भी महदूद नहीं था. Thanks to the environment that we were in, the family that we were a part of, we are a part of, there are many dimensions of life, and as I said कि हमारा ज्यादा फोकस जो है वो फलसफे के ऊपर ज्यादा रहा है. म्यूजिक तो एक मीन्स रहा है उन आइडियाज के ऊपर कोई एक्सप्रेशन क्रिएट करने का. तो वो कनेक्ट हमारा कभी भी नहीं खत्म हुआ. और आई थिंक दैट इज व्हाट आई वैल्यू द मोस्ट इन दिस जर्नी. नूरी वाज डेफिनेटली, एज आई सेड के अली नूर की ड्राइव थी, मगर मेरी क्रिएटिविटी थी, मेरा वो टैलेंट था जो जिसने उसको भी ट्रिगर किया. तो वरना तो वो अंग्रेजी के गाने करने थे, उसने निकल जाना था, वो ढूंढ रहा था कोई एल्बम डील हो जाए उसकी बाहर अमेरिका यूरोप में, उसने तो डेफ लेपर्ड या वो बॉन जोवी बनना था. तो वो उर्दू में करना, वो दैट वाज समथिंग दैट केम फ्रॉम मी, बिकॉज आई थिंक मेरी, एज आई सेड कि शुरू में मेरी जो ट्रेनिंग हुई मेरे वालिदैन के जरिए ज्यादा हुई, जिन्होंने मुझे KL सहगल को इंट्रोड्यूस किया, बिस्मिल्लाह खान को इंट्रोड्यूस किया, SD बर्मन को इंट्रोड्यूस किया. बचपन में वो सारे हम जब छोटे थे तो हमारे माँ बाप का उस वक्त रोमांस जरा ज्यादा
हाई लेवल पे होता है, हम बड़े होते जाते हैं तो फिर आपको नजर आता है कि वो एक और शेप ले लेता है। तो उस रोमांस में उन्होंने बहुत सारे में गाने सुनाए ड्राइव्स पे, और यू नो व्हेनेवर वी वुड गो ऑन दीज फैमिली ट्रिप्स। वो मेरा सबसे पहला एक्सपोजर ग्राउंड था, और आई थिंक वहां पे जो कोर मेरी अंदर की, जो मेरे अंदर का एक देसी है और एक पाकिस्तानी है और वेरी उर्दू स्पीकिंग म्यूजिशियन जो है, लिरिसिस्ट जो है, वो वो मेरे अंदर पहले, बहुत पहले एक्टिवेट हो गया था। सो वही अली नूर के साथ ट्रिगर हुआ। अली नूर ने बड़ी मेहनत की मौसीकी पे, वो उसने उसको बहुत सीरियसली प्रोफेशनली डे वन से उसने सोचा हुआ था कि भाई उसने प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनना है। मेरे जहन में कोई ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं चल रहा था अंटिल यू नो डीप इनटू द प्रोफेशन इटसेल्फ। उस वक्त तक कशमकश ही थी सर दिमाग में। मगर वो बिलीव करता था, और आई थिंक मेरे इर्द गिर्द सारे, मेरी फैमिली भी बिलीव करती थी कि यार इस बंदे में कुछ है ऐसी चीज जो इवन हम लोगों को अपने अंदर नहीं महसूस होती। तो हर वक्त मुझे पुश करते रहते थे कि यार तुम्हें करते रहना चाहिए। और शुक्र है कि वो पुश करते रहे, क्योंकि आज इससे बेहतर कोई कूजा मिला ही नहीं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और जितना ईज से और जितना प्लेजर से अब मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने का मजा आता है, वो हो ही ना पाता अगर मैं सारी कशमकश से और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की जर्नी से ना गुजरता, और मेरे इर्द गिर्द वो लोग ना होते जो मुझे कॉन्स्टेंटली पुश करते हैं। इस सब में नूरी definitely has been a very important training ground for me. I learned all that I know as a musician today from there, through Ali Noor. More than Noori, I think it's my relationship with Ali Noor and my mother, and then Raza, even my father, I would say, because वो गागा के उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है हिस्ट्री की, स्पेशली रीसेंट म्यूजिक की हिस्ट्री की, जो खासतौर पे इंडियन फिल्म म्यूजिक है या सिंगर्स हैं, वो बहुत रिसर्च करते हैं। और सरकारी मुलाजिम तो है लेकिन बड़े इन डेप्थ रिसर्च करने वाले आदमी हैं। तो बहुत बहुत सारे इनपुट्स मिले हैं। आई आज मैंने लुक एट इट, आई कैन नॉट जस्ट पिन पॉइंट इट्स टू नूरी और मदर और रजा। आई थिंक सब लोगों का मिलके एक जो इनपुट आया है, मैं उसी की कोई एक मिक्स्ड अप सी कोई प्रोडक्ट हूँ। सो या दैट्स I'm हाउ इट glad you गोस फॉर said मी। mixed up and not messed up. But anyway, I'm just pulling your leg. अच्छा, एक सवाल मैंने पूछना है कि बहुत सारे जो सिंगर्स हैं इस मुल्क के, पुराने मेरी उनके साथ दोस्ती या जाना है, लेकिन योर सॉन्ग्स या नूरी के सॉन्ग जब दोनों भाई इकट्ठे थे, दे वर दे वर मीनिंगफुल सॉन्ग्स। वो क्या नाम था एल्बम का? गोल पत्ती, ट्रिलॉजी थी। राजा जानी और पीली पत्ती, क्या था वो? पीली पत्ती और राजा जानी की गोल दुनिया। गोल दुनिया, ये नाम था एल्बम का। लुक एट द नेम। सो बहुत सारे गाने, या शायद सारे जो आप दोनों के भाइयों गाने थे, वो ऐसे नहीं थे कि आजा के बैजा साइकिल थे या नहीं जीटी रोड पे ब्रेका। नॉट सेइंग नहीं। इट्स रॉन्ग और बैड, मतलब अबरार से मेरी बहुत मोहब्बत याराना है, लेकिन एक एक मीनिंगफुल चीज थी उसमें। सो ये कॉन्शियस बिल्कुल चॉइस थी कि यार एक मानी खेज हमें बात करनी है, चाहे वो रॉक म्यूजिक को अंदर हम छुपा दें उसको, बिल्कुल चाहे पॉप का उसको एक लबादा पहना दें, लेकिन कोई बात हो उसमें, कोई बात होनी, वो मनवा रहे। बिल्कुल ऐसी बात है। बिल्कुल ऐसी बात है। नूरी जो था, चाहे नूरी हो चाहे नूरी से तो ऑब्वियसली नूरी में वो कंसोलिडेट हुआ वो सारी बात। और नूरी का तो बहुत ही डेफिनेटली एक मकसद ओरिएंटेड बैंड था। नूरी का मतलब पहले हम लोगों ने पूरा फिगर आउट हुआ कि नूरी वो जो रोशनी से बना है, और जिसका मकसद है कि जो अंधेरे हैं वहां पे रोशनी पैदा की जाए, जहां जहां अंधेरे हैं। तो यहाँ से तो वो बुनियाद डली नूरी के कॉन्सेप्ट की। एल्बम्स जो थी, ट्रिलॉजी ऑफ एल्बम्स थी, वो 3 एल्बम्स हमने प्लान की थी पहली एल्बम निकलने से पहले। और 15 साल में सिर्फ वही 3 एल्बम्स रिलीज हुई, विच इज सुनो के मैं हूँ जवान, बेगम। वो वहां से वो स्टोरी शुरू होती है कि जो एक बच्चा है, उसका बहुत सारी एस्पिरेशन है एक यंग लड़के की और लड़की की, जिंदगी के बारे में, सोसाइटी के बारे में। लेकिन पर है नजारा दरमियान के अंदर कड़कती बिजली है, बड़े बड़े हमारी ड्रीम्स है, लेकिन हमारा फोकस आउट है। और फिर पीली पत्ती और राजा जानी की गोल दुनिया इज द सेकंड, जहां पे आपका बिल्कुल ब्रेक डाउन होता है, बिकॉज यू सडनली रियलाइज कि रियलिटी में आपके जितनी बड़ी बड़ी ड्रीम्स आप लेके चलते हैं, फिर रियलिटी आके हर एक को ऐसे फुस 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 करती जाती है आपके बबल को। और फिर से आप डिसहार्टन हो जाते हैं, डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, डार्क स्पेसेस में चले जाते हैं।
और फिर तीसरी एल्बम थी बेगम गुल बकावली सरफरोश, which is coming out of that shell and that bubble which of depression and just desensitization and getting back uh, on top of the game with maturity, with conviction, with wisdoms to actually do the real work that you're supposed to do, because you've grown up and you're now that person in society who has the power and capability to make those differences. तो वो तो, और आई गेस इवन जब हमें कोई काम कमीशन भी होता था, हम पूरी कोशिश करें कोई लव सॉन्ग या कोई इस तरह का एजीनेस डालें, बट बैक एंड पे कोई ना कोई मीन वो थीम चलती रहती थी, और वो दैट वाज द एनवायरनमेंट दैट वी वर ब्रॉट अप इन, to have purpose, to have meaning in whatever you do, and not just meaning for your subjective self. There should be some objectivity to it. There should be some resonance with uh, society, and resonance from the perspective of what you see as an artist, as a sensitive artist, to a sensitive individual towards society. How do you observe society, and how do you respond with your expressions, to whatever you've observed or felt? Sometimes it's good, sometimes it's bad, but वो sensitivity के सारे dimensions आप खुले रखें और एक इंसानी level पे अपने expression को develop करें. तो आई थिंक दैट हैज ऑलवेज बीन द थीम. हम जितनी भी कोशिश कर लें उससे बाहर निकलने की, हम वापस रिवर्ट करते हैं. इवन इंडिविजुअली जो मैंने और नूर ने काम किया है उसमें भी आई थिंक द सेम गोज के कुछ भी हो जाए, वो एक ह्यूमन सेंसिटिविटी and the social sensitivity is always in play in one way. Even if we're writing a love song, उसमें कुछ edge डालना है, कुछ टेढ़ा काम, कुछ सवाल पैदा करना है जो out of the box जाएगा. So yes, वो तो हमेशा आई थिंक वो रहा है और आई थिंक रहेगा. अच्छा, किसी ने सवाल भेजा कि ये पूछें, मैं पूछ लेता हूँ. वो ये है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग कोक स्टूडियो सीजन 11? ये सवाल है, लेकिन मुझे इसमें एक थोड़ी सी अपनी लुच तलनी है, which is in addition to lots of great tracks, let me just pick two offhand क्योंकि मुझे सवाल का पता नहीं था. एक one track which is close to my heart is हम देखेंगे, for obvious reasons. एक तहलका फेज ट्रैक है, वो हमेशा से था और अब भी है. और दूसरा जिसकी बहुत तारीफ की, और दूसरा जिस पे बहुत तनकीद हुई, और वो था कोको कोरिना. सो ये इतना एक स्पेक्ट्रम है, तारीफ से लेके क्रिटिसिज्म, और बीच में एक पूरा स्पेक्ट्रम है, एक शेड्स हैं म्यूजिक के. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस ऑफ creating music and then taking the flack or taking the praise, all of that? So जैसे आपने कहा कि एक मतलब डेफिनेटली एक वो नूरी की चैप्टर की कल्बिनेशन, और फिर ये कोक स्टूडियो सीजन 11 की जर्नी. आई थिंक वो मैं सबको भी कहता हूँ कि यार बीएससी मैंने कर लिया था लम से, फिर मास्टर्स नहीं किया था, तो वो जो सीजन 11 था ना, पूरा एक साल, वो वाकई एक मास्टर्स डिग्री थी हैवी किस्म की. और आई थिंक बड़ा एक कम टू थिंक ऑफ इट, लोगों ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया था कि कोका कोला ने भी एक बोल्ड स्टेप लिया था कि यंगर लोग बहुत एस्टैब्लिश हो के एज प्रोड्यूसर्स, बहुत एस्टैब्लिश हो के, मेरे आई वाज मोर एस्टैब्लिश्ड एज अ सिंगर एंड अ सॉन्ग राइटर until that time, to put the whole responsibility of producing the whole season. Obviously एक दो हमारे पिछले sessions में we had come on board as a music directors. Season 9 में नूरी आया था, 10 में मैं खुद personally आया था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता तो चढ़ रहा था, but getting the whole thing was a very bold move. And it was not just bold to the point of choosing the people who were selecting the producers. Both Zohaib and I think once we had great conversations, and once we came together, the whole concept and the whole theme that was pushed in season 11, I think, was really bold, very out of the box. Coke Studio Explorer kiya humne, which was a whole new component added to the Coke Studio universe, and I think that is something that people really really took well. Then came obviously our season opener. आपसे बहुत उसके ऊपर हमारी back and forth हुई थी to get that running. और वो I think that in itself was a very bold move. Election time था और हम देखेंगे उसके अंदर काफी सवालिया space है, और for a brand to push
that that questioning into the mainstream, I think that was again a very bold move. And I think the way Zohaib and I put that together, and even I'm very proud of it. It was for, आमतौर पे आप एक्सपेक्ट करते हैं एक सीजन ओपनर होगा और वो सिर्फ एक आपको एक अनवीलिंग देगा, एक कमर्शियल सा ट्रैक होगा. आई थिंक unlike that, it was a very, very emotional and track. The kind of representation that we had in our season, I think that was unprecedented. The volume of songs that we created in that season, I think that was unprecedented. The kind of experiments we did, हमने हर कोक स्टूडियो के लॉ को और जो पीछे से जो एक 10 साल से एक ट्रेडिशन चले आ रहा था, हर चीज को चैलेंज कर दिया उसमें. तो रैप लेकर आए, डांस डाल दिया ऑन स्टेज. एंड आई गेस द ओनली थिंग दैट आई व्हेन आई लुक बैक एंड से कि अच्छा यार, शायद हमने बहुत थोड़े टाइम में प्रोड्यूस किया और उसकी वजह से हमें बहुत सारे नैरेटिव्स को कंसोलिडेट करने का मौका नहीं मिला. और बट अदरवाइज आई थिंक इट्स for my experience, it was a life-changing experience for me. Today, where I stand, I stand because of that 1 year of extreme rigor and intense, journey that I went through. So, yes, it's still a memory. I look back at it, और बहुत सारे, आपको वो आते हैं happy moments हैं और moment of celebration है, और फिर आपको कुछ ऐसे मोमेंट्स याद आते हैं कि आपकी कुछ बैक हुई हुई थी. और I think the lowest of the lows and the highest of the highs, I experienced all of them together in that year. And it was, I think, as I say, it was a full scale, all shades, 50 shades of life ka wala experience tha Coke Studio season 11. Yes, at the end thoda sa it went शुरू हम लोगों ने बिल्कुल अपने एक बहुत क्रिएटिव और अपने जो हमारे जहन में नैरेटिव था एज प्रोड्यूसर्स, जिस तरीके से हम उसको पुश करना चाहते थे, हम शुरुआत वहां से की. आहिस्ता आहिस्ता करके, ऑब्वियसली इट्स अ कमर्शियल प्लेटफॉर्म, देयर आर क्लाइंट नीड्स आल्सो, और फिर वो फुलफिल करते करते हम एक और जोन में ले गए. बट आई थिंक कोको कोरिना से के एक्सपीरियंस को आई लुक एट इट एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि उसके बाद फाइनली पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार, just filling up a whole season with cover songs and just वो भी done and dusted हो गया है. अब उससे आगे निकलना चाहिए. फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आज जब हम देखते हैं डिफरेंट बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स निकले हैं, और सब प्लेटफॉर्म्स असल में at the core of it are trying to push new original content, and the cover songs and all of that are gradually taking the back burner. So I think that's a great story that's emerging. Obviously we had to pay some price for it as the producers of Coke Studio, but at the end of the day, I think I look at it as a blessing in disguise, because after that everybody realized okay, this just making a formula of success in your head and won't necessarily work. There has to be more than that to putting out creative work, for sure. जब भी बाउंड्रीज पुश हों या ना पुश हों, either way, there's a price that any creative person, not just musicians, any person would need to pay. फैज का शेर है कि इस राह में जो सब पे गुजरती है वो गुजरी, तन्हा पस जिंदा कभी रुसवा सरे बाजार. तो जब काम किया है क्रिएटिव काम, उसमें कभी तन्हाई है और कभी रुसवाई है, वो तो साथ साथ ही है. ये आपने हम देखेंगे की बात की, तो एक और चीज है जो है हम भी देखेंगे. सरे मक्तल, वो फैज साहब ने कवाली लिखी थी. जी मुझे मालूम. वो ज़हरा निगाह उन्होंने मुझे बताई, सुनाई, और उन्होंने उसकी तर्ज भी मुझे दी. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू आई थिंक अब टाइम आ गया है कि उसकी रिलीज की तरफ काम किया जाए. आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट एंड आई रियली फील कि इट्स अ रियली पावरफुल सीक्वल टू हम देखेंगे, एंड इट शुड कम आउट. एंड द पीपल, अभी तक वो लोगों की उस तरह कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में नहीं आया है. I feel it's going to, especially in today's time, I think it's a very relevant piece and it should come out. So I'm really looking forward to sharing that. Excellent. सला आ तो चुके महफिल में उस कुए मलामत से, जो फर्क के सुब पे चमकेगा तारा हम भी देखेंगे. हम भी देखेंगे. अच्छा, अब you mentioned
being a musician, being a lyricist, and then you mentioned music producer. ये प्रोड्यूसर में और म्यूजिशियन में क्या फर्क है भाई? म्यूजिक प्रोड्यूसर है, ये क्या करता है? म्यूजिशियन तो चलो कॉम्पोजिशंस करता है या गाता है, प्रोड्यूसर जो है ये किस बला का नाम है? वेरी क्विकली, व्हाट डज ही और शी डू? प्रोड्यूसर को एक और लेवल ऊपर जाके ऑपरेट करना होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक तक लिमिट नहीं करना होता है, उसको देयर आर मेनी अदर साइड्स ऑफ द वर्क व्हिच इज यू नो व्हाट आर द नैरेटिव्स दैट विल इमर्ज, यू नो प्रोड्यूसर को पहले से थिंक थ्रू करना होता है, व्हाट इज हाउ आर यू गोइंग टू, इट्स नॉट जस्ट अबाउट putting a song together, there are so many, there's video to it, there's stories to it, there's persona to it for the artist, of the artist. प्रोड्यूसर का आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वो उसके अंदर कैपेबिलिटी हो, कैपेसिटी हो टू अंडरस्टैंड द सो मेनी डायमेंशंस दैट आर एसोसिएटेड विद इवन यू नो पुटिंग अ सॉन्ग टुगेदर, इवन उसकी टेक्निकल प्रोडक्शन को छोड़ के, यू नो एज आई सेड, देयर इज अ स्टोरी, देयर इज a narrative that's supposed to build, there's a persona of the artist, there is the expression of the artist, how can you make that come out even better, and it's not a musical exercise per se, उसके ऊपर आपको आर्टिस्ट के साथ एक बहुत डिफरेंट किस्म की डीपर कम्युनिकेशंस करनी होती हैं, which are you know about life, about their person, so that you can push and bring the best out of them, coming up with concepts, coming up with themes which can you know which drive the whole production process. So producer is person who has to make sure that the whole the music and all its ancillary activities are produced to the best possible you know levels, at all levels. And मैं frankly speaking, मैं तो मेरा प्रोड्यूसर की जर्नी बहुत फर्क है, मैं जब अपने इर्द गिर्द बाकी सब प्रोड्यूसर्स को देखता हूँ तो वो बहुत हैंड्स ऑन, मतलब वो मशीन पे बैठ के काम कर, मैं मशीन पे नहीं कोई काम करता हूँ, मैं इनफैक्ट आई बिलीव इन कोलैबोरेशन, I actually don't sit on the machines, I'm actually a curator, I listen, I give feedback to people who are sitting on the machines and doing the work. And वो एक आपको निकलना होता है, आपको एक क्लोज स्पेस से निकल के, बाहर से निकल के पूरी सिचुएशन को देखना होता है और उस लेवल पे करना होता है. For my production process is very very collaborative, extremely collaborative, and to the point के लोग weird out हो जाते हैं कि यार तुम कुछ ज्यादा ही हम पे ट्रस्ट और ओनस नहीं डाल रहे हो कि भाई ये सब कुछ करना है. But I also feel कि यार that matters because हाँ होता है कि आपकी अपनी एज यू नो आप जब निकलते हैं कोई काम करने तो आपका एक विजन होता है, आपने चीज देखी होती है, एक आपने पिक्चर देखी होती है अपने जहन में, और जैसे ही लोग आते जाते हैं वो पिक्चर कहीं और जाती है और फिर आपके अंदर की कश्मकश होती है, यार मैंने ये सोचा था और ये इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है. वहां पे आपको एक फैसला करना होता है और वो फैसला ये होता है कि यार क्या ये इज इट अबाउट how I want to express it, or is it about giving the due to that expression with more people coming in? So I think मेरा barometer ये होता है कि यार उसका ड्यू पूरा हो, खा मेरी विजन से थोड़ा सा वो बाहर निकल गया, लेकिन अगर एक नया आदमी ने आके कुछ नया मैजिक क्रिएट किया है तो I should embrace it, I should own up to it, and let the story move from there. It's heuristics, real-time heuristics that are happening there and then in the production process. So yeah. एक हरगिज मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा फरमाइश का, हरगिज इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन एक जो तुम्हारी वजह शोहरत है, और भी है वजूहात शोहरत, एक जो है वो इट इज द क्वालिटी ऑफ योर वॉइस. तो एक फरमाइश आई है कि कुछ हल्का सा कुछ गुनगुना के सुना दें कि हमें यकीन हो जाए कि ये वाकई अली हमजा है. यकीन मुहकम. चले आपको सुनाए, क्या सुनाए आपको? मनवारे की तारीफ का ना पूछेगा, इतनी दफा सुना चुका, बस नहीं सुना सकता, मैं थक गया हूं मनवारे का. It is up to you, it is up to you, between you and the audience. So once again, जैसे आप कहते हैं ना कि अब मैंने गाना सीजन 10 में कोक स्टूडियो के निकला था, तिनक दिन, लोगों ने सुना होगा. अब वो सब उसके ऊपर जो है ना डांस करते हैं, वो करते हैं, बट इट बड़ी सीरियस सॉन्ग. वो उसकी लिरिक्स थी कि जलता रहा है जल जाएगा जहां, मिट कर भी मिल जाएंगे इसके निशान, घटा सावन छाई तेरे आंगन पेरे. तो वो क्योंकि कुदरत की बारिश का भी निजाम है ना, तो आके वो अपनी वो जितनी भी आगे लगा लोगे वो आके उसको बुझा देगा, फिर अपनी कहानी लिखेगा. सो
सब तिनक दिन जले तिनक दिन बने तिनक दिन हारे हम तो तिनक दिन किए तिनक दिन तोड़े तिनक दिन मारे गई सो जलता रहा है जल मिटकर भी मिल जाएंगे इसके निशान घटा सावन छाई तेरे आंगन तेरे घन घोर आई लिखने अफसाने रे आगे जाएगा दुनिया से दूर कहाँ रे तिनक दिन तिनक दिन तिनक दिन रे सोया अगर इस गाने में अली सेठी के गाना सफेद तो लंबा है लेकिन फिर अली सेठी की गोल्डन जैकेट खास अमेरिका से लेकर आया था आई वन मोर जैक क्वेश्चन शायद एक और निकला है वो ये है जरा सा संजीदा है और ऑफ कोर्स मैं तो ये म्यूजिक के हवाले से पूछ रहा हूँ बट यू नो वन कैन अप्लाई द फिलॉसफी ऑन एवरी स्फीयर इन द वर्ल्ड व्हिच इज सिर्फ आज की नौजवान नस्ल नहीं even I find the older people falling victim to this which is okay let me phrase this pace versus practice अच्छा प्रैक्टिस है रियाजत कि आराम से ठहर जाओ और प्रैक्टिस करो ऑफ कोर्स आई एम यूजिंग द वर्ड प्रैक्टिस यू नो वेरी ब्रॉडली और दूसरा है कि यार जल्दी कर लो बस जैसे यू मेंशन कि गूगल पे जाओ सवाल सोचो टाइप किया पहला जुमला आ गया ठक आगे चलो but then life and art and science and philosophy and progress and relationships and success तो चलो एक अजीब सी बात है जो बाकी चीजें हैं ये जल्दी में नहीं होती ये पेस से नहीं होती ये प्रैक्टिस से होती हैं फेलियर से होती हैं एक्सपीरियंस से होती हैं लाइक यू सेड कि जो कोक स्टूडियो था वो हाईएस्ट पॉइंट भी वही साल था और लोएस्ट पॉइंट भी वही साल था but look at the experience look at the richness of experience that you gain in 1 year तो music के हवाले से people don't practice anymore just like students don't practice just like teachers don't practice anymore रियाजत ही नहीं करते किसी चीज की यार रियाजत का कॉन्सेप्ट नहीं है इस मुल्क में ना स्पोर्ट्स में ना आर्ट्स में ना साइंस में किसी भी चीज में सो आई थिंक माय थॉट्स ऑन दिस इज कि बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है लेकिन एक सवाल भी मेरे जहन में आता है वो ये आता है कि किस चीज की रियाजत जिन चीजों की हम रियाजत कर रहे थे पहले जिसके लिए हमें वो टाइम चाहिए था म्यूजिक प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए जो रियाजत के बगैर वही हमें रिजल्ट निकाल देते हैं चाहे वो ट्यूनर्स हों चाहे वो क्वांटाइजर्स हों चाहे वो पोस्ट प्रोडक्शन के मल्टी इफेक्ट्स हों अब आप कहें कि इससे आप ऑथेंटिसिटी और ऑर्गेनिकनेस और उसकी ओरिजिनल चीज को आप लूज आउट कर रहे हैं हाँ वो एक पॉइंट तक हम एक जब पुराना स्कूल ऑफ थॉट चल रहा था तो ठीक था बट आज तो वो टोटली प्रोडक्शन प्रिंसिपल्स ने टेक ओवर कर लिया है और नाउ दैट आई सी इनफैक्ट वो एक बड़ी क्रिएटिव स्पेस बनती जा रही है इनफैक्ट दोज वेरी टूल्स अब आके वो इस मैच्योरिटी पे पहुंच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि वो अब लोग उसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिव काम कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा इनफैक्ट एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं एक नया कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं बट यस ऑल दैट सेड शायद हम लोग पहले ज्यादा डेप्थ एक्सपीरियंस करते थे अपने एक्सप्रेशंस में वो ज्यादा डीपली हमको इफेक्ट करता था आज जो एक्सप्रेशन हम देखते हैं या सुनते हैं वो यू नो हमें टच करके गुजर जाता है बट वो उसका सिर्फ ताल्लुक एक्सप्रेशन से भी नहीं है उसका ताल्लुक एक पूरी इंसान की सोच और इंसान की एग्जिस्टेंस जिस तरीके से ऑपरेट कर रही है उसमें सिर्फ म्यूजिक नहीं बाहर अलहदा नहीं ठहरता वो हर फील्ड में एज यू राइटली सेड बिकॉज एक बेचैनी आ गई है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट फ्लक्स and of information and at the same time the opening up of the entire world to you I think ये दोनों एस्पेक्ट से आपका जो स्केल है और स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा पहले आपका स्केल और स्प्रेड इतना था लेकिन आप बहुत डेप्थ्स में और ऑपरेट करना सीख सकते थे अब आप इतने फैलाव में हैं कि आप सिर्फ जा ही नहीं जाता उस डेप्थ के अंदर अगर मैं अपने अंदर का मैथमेटिशियन देख के वो ग्राफिकली आपको इस्तारे दे सकता हूँ बट ऑल दैट सेड सो बात वही आती है कि भाई रियाज किस चीज का चाहिए आज के टूल्स के साथ आपको रियाज को भी रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और मतलब एक पॉइंट था जब आप कुछ चीजों का रियाज करते थे
बिकॉज आपके पास टूल्स नहीं थे उन चीजों को। अब आपके पास ऐसे टूल्स आ गए हैं जिसके लिए आपको वो शायद रियाज उतना नहीं करना पड़ा है। हाँ, मे बी you will suffer at when you get down to performing live on stage, so but then take it as another रियाज, you know, it's not necessary, मतलब अब डिफरेंट चीजों के डिफरेंट रियाज हैं और आई थिंक रिकॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। देयर इज अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ वसूख से, बिकॉज हम एक मेल्टिंग पॉट में हैं। हम जेन्युइनली जेन्युइनली एक मेल्टिंग पॉट में हैं। हम ना पीछे से उतना कनेक्टेड है और ना हमारा अभी अपने फ्यूचर से उस तरह का कनेक्शन है। और खास तौर पे अभी जो एक 1.5 साल से हम बैठे हैं, हम एक प्रेजेंट के अंदर नहीं, वो मुअल्लक हैं और इंतजार कर रहे हैं कि ये वक्त खत्म हो जाए। ये साल भी आई थिंक इसने बहुत हमारी सोच बदली है और पूरी दुनिया में इंसान की सोच एहसासात में एक मेजर पसूड़ी पैदा हुई है, if I can say that. So अभी मेरे पास कोई कोई कंक्लूसिव जवाब नहीं इस चीज का, लेकिन हाँ, सिर्फ ये कह देना कि यार जिस तरह हम पहले काम करते थे और जिस तरह आज काम हो रहा है उसमें बहुत फर्क है, बिल्कुल फर्क है। मगर ये कहना कि भाई जो पहले हो रहा था हमें उसकी तरफ ज्यादा रुजू करना चाहिए, उस तरफ फोकस करना चाहिए, वो आई थिंक एक जनरेशनल इशू है। हर जनरेशन में आप जब देखते हैं, हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, कहते हैं क्या पुराने जमाने अच्छे थे, आज के क्या घिसे पिटे जमाने में हम रह रहे हैं। ये तो एक ट्रेडिशन चले आ रहा है, सदियों से चले आ रहा है। हमने भी सुना है अपने बुजुर्ग, अब हम बड़े हो रहे हैं, हम भी ऐसी बातें कर रहे हैं। सो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि यार हम कैसे एम्ब्रेस करें जो नए ट्रेंड्स बन रहे हैं और उनमें से कैसे पिकअप करें जो चीज वैल्यूएबल है, जो चीज हमारे प्रोसेस को आगे आई थिंक हमारी अपनी जर्नीज को, हमारी ग्रोथ को होलिस्टिकली बढ़ा सकती है। हमारे पास एक वो विजडम है जो हमारे बुजुर्गों से आया, एक पुराना पैराडाइम जो चले आ रहा है। आई थिंक हमारी जनरेशन, मेरी और आपकी जनरेशन नदील, हम वो डेफिनेटली हम एक एक वो हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, द ट्रांजिशन, हम वो पास ऑन कर रहे हैं। यू नो, वी आर वो रिले रेस के अंदर जो आप वो बेटॉन पास करते हैं, हम वो वाले लोग हैं। सो हमें we have to look at it slightly differently from the perspective of the future now. I think वो बड़ा जरूरी है। तो उसमें किस किस्म की रियाजत पहले होती रही है और किस किस्म की रियाजत की आने वाले वक्तों में जरूरत है, आई थिंक उसके ऊपर सोच सवाल करने होंगे। मेरे पास कोई कंफर्म जवाब नहीं है, बट मुझे ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो पास की प्रैक्टिसेस हैं, अगर हम उसको ज्यादा बेहतर समझे और प्रेजेंट की प्रैक्टिसेस को उस पर्सपेक्टिव से जज करें और जज डाउन करें, आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ गुड, दैट वुड बी अ स्मार्ट मूव ऑन आवर पार्ट। All right, fair enough, fair enough, fair enough. I disagree entirely, but fair enough. एक और डिस्कस करेंगे उसके लिए। Okay, last बिल्कुल। question. I know last one was the last question, but this is the last question. मैं हरगिज ये नहीं पूछ रहा कि वो लोग जो फेरिस्त में सबसे ऊपर हैं, कोई 2-3 ऐसे या 4 या 1 या 5 जो बरसगीर के ऐसे मौसीकार हैं कि जिन्होंने तुम्हें इन्फ्लुएंस किया या इंस्पायर किया, अभी, पहले, 20 साल पहले, पिछले साल, इवन अ सिंगर, ट्रैक, पॉप स्टार, कंपोजर, हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, तो बहुत अच्छा है। फेमिलियरिटी होगी, गोरा हो तो भी बहुत अच्छा बिल्कुल है। बिल्कुल, आई थिंक सर फेहरिस्त मेरी वालदा खुद हैं। अब आप मुझे बायस कह दें, जो भी कह दें, जिस जो मेरा जो कोर, आई थिंक जो मेरा म्यूजिकल डीएनए है, वो आई थिंक सबसे ज्यादा मेरी वालदा के साथ बिल्कुल बिल्कुल हम तुम्हें बायस कहेंगे, क्योंकि हम भी हाँ। बायस्ड हैं उनके हक में, हमारा भी तासुब उनके हक में है। Alright. लेकिन फिर बहुत है, आई थिंक एस डी बर्मन हैज बीन अ, यू नो, मुझे उनकी एक इंटेलेक्चुअल डेप्थ है उनके म्यूजिकलिटी में, जो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कभी भी उनके बेटे में कहीं से भी नजर नहीं आई, मगर उनको मैं जेन्युइनली जेन्युइनली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ। सिंगर्स में पठाने खान, हामिद अली बेला, आई थिंक इनका मेरा लम्जी के टाइम में, इनफैक्ट मैं लम्स के हॉस्टल में होता था, मुझे वार्डन का कमरा मिला हुआ था, तो एक्सक्लूसिव कमरा था वहाँ पे, काफी फ्रीडम्स हमें एक्सरसाइज वंस अगेन करने को मिलते थे। तो वहां पे मैंने बहुत सुना पठाने खान को, और आई थिंक वो दो तीन रजा की रिकॉर्डिंग्स थी जो मेरे पास सीडीज में थी, और मैं सुने जाता था, और उनको सुन सुन के बहुत सारा मेरे अंदर से म्यूजिक निकला, व्हिच यू नो इवन टुडे आई फील के इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेट ऑफ सॉन्ग्स दैट I've ever made in my life। तो वो डेफिनेटली है। ऑफ लेट आई बिकेम अ ह्यूज फैन ऑफ सुहेल राना फ्रॉम पाकिस्तान। आई थिंक मैं उनका बहुत बड़ा फैन बना हूँ। वो वंस अगेन एक विजनरी आदमी, जिन्होंने यू नो उनका एक पूरा
एक बहुत वैरायटी ऑफ म्यूजिक उन्होंने क्रिएट किया, फिल्म म्यूजिक किया, फोक म्यूजिक किया, नेशनल सॉन्ग्स किए, बच्चों के लिए गाने किए, एक इनोवेटर थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। और सैड बात है कि बहुत डिसहार्टन होके गए हैं, और उनसे जब भी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं तो उनके दुख, उनकी तकलीफ ज्यादा के बारे में जानने को मिला। बहुत अच्छे, आई थिंक पाकिस्तान में से बहुत जबरदस्त जबरदस्त आर्टिस्ट और पोटेंशियली बहुत अच्छे आर्टिस्ट निकले, लेकिन हाँ एक बहुत सैड रियलिटी है पाकिस्तान की, और जो आपको अचानक नजर आती है जब अभी शौकत अली साहब का इंतकाल हुआ, वंस अगेन वही स्टोरी निकलती है। मेहदी हसन साहब का इंतकाल हुआ, वही कहानी निकलती है कि यार कोई इनको रिकग्निशन नहीं मिली, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली, वो अपनी ग्रेटनेस दे के चले गए, लेकिन उसके बाद कोई सपोर्ट मैकेनिज्म नहीं थे, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, कि फिर आखिर में वो लोग सब गिड़गिड़ा के मांगते हैं कि यार कोई हेल्प कर दे, सपोर्ट कर दे। वो बहुत तकलीफ दे स्पेस लगती है, और फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा सा अपने पर्सनली भी उसका खौफ चढ़ता है कि यार क्या हम सबकी भी यही ट्रेजेक्टरी होनी इन टाइम टू कम। एंड आई रियली होप and wish that that does not happen. I think at this stage, especially in the last year or so, the kind of work I've gotten and the kind of connections I've made in that journey, I want to use all of that to at least start a discussion and start some kind of action, some kind of working, which helps. You know, and it can't just be my effort. It has to be a collective effort. लेकिन हाँ, हमारा जो म्यूजिक सीन है वो, मतलब 2003 में कहते थे पाकिस्तान की सेकंड या थर्ड बिगेस्ट एक्सपोर्ट है म्यूजिक, जब हमने नूरी शुरू किया, और अभी तक उसको इंडस्ट्री नहीं बोलते हम, उसको हम सिर्फ सीन बोलते हैं, बिकॉज वो इंडस्ट्री नहीं बनी। इंडिया में बॉलीवुड को एक इंडस्ट्री स्टेटस मिला, उसके बाद वो कहां से कहां पहुंची। हम अपने ड्रामों को वो स्टेटस दे चुके हैं, हम फैशन को वो स्टेटस देते हैं, लेकिन क्रिकेट को वो ऑब्वियसली नेचुरली बना, बट म्यूजिक जो जेन्युइनली पूरी दुनिया में स्टैंड आउट करता है पाकिस्तान का म्यूजिक, और सबसे ज्यादा जो पाकिस्तानियों ने नाम कमाया है और शोहरत कमाई है, आई थिंक क्रिकेट के बाद वो म्यूजिक से ही बनी है। तो उसको वो वैल्यू क्यों नहीं दे रही हमारी सोसाइटी? हमारे सोसाइटी में क्यों एक अजीब किस्म का माइंडसेट है? आई थिंक हमारे परसेप्शंस हैं स्क्यूड। हम एक बहुत लिमिटेड सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो इसको एक और तरीके से देखते हैं, म्यूजिक की पावर को देखते हैं और अपने खुले जहन से उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हमारी जनरली सोसाइटी म्यूजिशियन को और म्यूजिक को अभी भी बड़ी डिफरेंट नज़र से देखती है, और वो चेंज करना है, वो परसेप्शन बड़ा ज़रूरी है। और उसको चेंज करने के लिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो होगा, जो मटेरियल प्रोग्रेस होगा आर्टिस्ट का, वही करता है ना सैडली, और व्हाटएवर। जब एक बंदा सक्सेस हो जाता है तो कहते हैं अच्छा ठीक है, हाँ ये किया जा सकता है काम, चाहे उसके काम में जितना दम हो या ना हो, सक्सेस जो है वो डिटरमाइन कर रही होती। सो यस, whichever way I feel that needs to be worked on, or this phase of my life that I'm in, I do want to focus on that. I do want to work with this bunch of people to build an infrastructure, to help build an infrastructure that can help sustain the music scene of Pakistan and take it into a more of an industry space. I think it's very important, very necessary. Ali Hamza, it was a pleasure having a chat with you. Lums is proud, Pakistan is proud, we're proud to have you, as a member of the society, as a musician, as a music producer, as a Lums graduate. और तुम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो, और जो अभी दुख है तुम्हारे दिल में, I think आप go ahead. Ali Hamza, go ahead. Okay, I think Lums has been definitely one of it stands out. Hello, can you hear me? Hello. Yes, we can hear you. आवाज आ रही है आपको? Yes, go ahead. Lums I think Lums has been a standout institution in all of Pakistan. और देखो आप Ali Hamza का जो net है, it's acting up. So let's wait for a few more seconds. Let's see if we can reconnect with Ali Hamza. Ali Hamza, you there? I am there. Can you hear me? We can hear you now. We didn't get the last part of what you were saying. Go ahead. No, I'm just saying that I'm very grateful to Lums. I think some of the best time I've had was at Lums, but at the same time,
Lums gave me that space and that opportunity to go out of the box and explore myself. And it has done not just for me, but for all the other students who've been there. Because now that I meet my friends who are, कोई किसी ने अपनी कंपनी शुरू की हुई है, किसी ने बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स स्टार्टअप शुरू किया, किसी ने रेस्टोरेंटेरिंग में बड़े ब्रेक थ्रूज किए. सो लम्स की ये डेफिनेटली खास बात है कि लम्स ने सिर्फ जॉब मार्केट के लिए लोग नहीं निकाले, लम्स ने इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग नर्चर किए, जिनकी कॉन्ट्रप्रेन्योरियल स्पिरिट है, जो जाके अपना काम करके मुल्क के लिए भी और एक नाम पैदा करने वाला काम करते हैं. So I think I'm proud to be a part of that community. Excellent. And you're one of them. You're one of them. Thank you for your time, Ali Hamza. Thank you for all the gupshup and all your ideas and the excitement and the optimism, all of that. और जो तुम्हारे दिल में दुख है, वो सिर्फ म्यूजिशियन के लिए नहीं है. इस मुल्क में कोई भी ऐसा ना हो, अल्लाह करे, कि जिसको पैसे कम होने की वजह से कोई परेशानी हो. Hopefully economically will go up. वो जो जिसका तुमने जिक्र किया था फैज साहब की नज़म का, कहाँ है मंजिले राह तमन्ना, हम भी देखेंगे, हम भी देखें, ये शब हम पर भी गुजरी है, ये पर्दा हम भी देखेंगे, ये पर्दा हम भी देखेंगे. बहुत शुक्रिया आपका. All of you who are watching, please stay safe, please stay indoors. God bless you. Look after yourself. Pakistan Zindabad. Goodbye. Assalamu alaikum.